स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। देखो, इसमें 142 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही थी। उसमें ये सिद्ध किया है कि जो काल पदार्थ है वो निरन्वय नहीं है, अर्थात वो सान्वय ही है। क्योंकि और ये सिद्ध कैसे किया आचार्य जी ने कि वो जो एक प्रत्यंश है ना काल का, तो उसको ऐसा मान करके कि ये निरन्वय ही है, तो उसके संबंध में आचार्य जी ने कहा कि अगर मान लो इसको निरन्वय माना जाए और जो समय है वो समय ही काल मान लिया जाए, वो पर्याय मात्र ही मान लिया जाए, द्रव्य वो नहीं है काल, ऐसा ही मान लिया जाए, तो क्या स्थिति हो? ठीक है। और ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया था ना कि अन्य द्रव्यों के उत्पाद व द्रव्य की कल्पना की क्या आवश्यकता है? इस प्रत्यंश को ही उत्पाद माने अपन, प्रत्यंश को ही उत्पाद है माने, अकेले को माने वो अपने में पूरा है उत्पाद रूप से, बस बिना द्रव्य के ही, ऐसा मान है। तो क्या बात है? तो आचार्य देव ने कहा कि भैया ये बताओ कि इसको अगर हम वो मान लें तो इसका उत्पाद पे युगपत होता है या क्रमशः होता है? ऐसा प्रश्न किया था। तो अगर युगपत माने तो वो तो घटित नहीं होता, क्योंकि वो एक ही है। अगर उसका उत्पाद होकर के विनाश हो जाए, उसका उत्पाद होए और उत्पाद भी हो जाए, विनाश भी हो जाए एक ही क्षण में, एक ही साथ, तो ये कैसे हो सकता है? और क्रमशः माना जाए तो क्रमशः माना जाए तो फिर दो होने चाहिए, एक में वो उत्पाद होए फिर दूसरे में वो व्यय होए, तो वो भी संभव नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए कि किसी प्रतिमान को ढूंढना चाहिए, ऐसा था ना। तब आचार्य देव ने ये सिद्ध किया कि प्रतिमान के बिना ये प्रत्यंश नहीं है, ऐसा सिद्ध किया। इसका अंतिम पैरा 294 पेज पर स्वाध्याय में चल रहा है, और इसमें ये कहा है यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक प्रत्यंश में भी संभवित है, इस प्रकार तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है? अर्थात जो प्रत्यंश है वही तो काल पदार्थ है और वो निरन्वय नहीं है, अर्थात वो सान्वय है, अन्वय सहित है, कि जिससे पूर्व और पश्चात प्रत्यंश की अपेक्षा से युगपत विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न होने से वह काल पदार्थ अवस्थित न हो। अर्थात अगर इसको सान्वय माना जाए, अन्वय सहित माना जाए काल पदार्थ को, तो उससे क्या होगा कि जो पूर्व और पश्चात के जो प्रत्यंश है ना, जैसा ऊपर बताया था कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वो जो प्रत्यंश का उत्पाद है, वो उत्पाद हुआ पूर्व पर्याय की अपेक्षा से, वो विनाश हुआ, ऐसा माना था ना। तो उसी प्रकार से अगर प्रत्यंश में ये दोनों उत्पाद विनाश संभव है, तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है?
अर्थात काल पदार्थ बिना अन्वय के नहीं है, कि जिससे पूर्व और पश्चात प्रत्यंश की अपेक्षा से युगपत विनाश और उत्पाद को प्राप्त होता हुआ, अगर वो उसको प्रतिमान माना जाए, वहां माने प्रतिमान माने अन्वय, उसका वो प्रतिमान है। बोलो ओम प्रकाश जी, अन्वय समझे? हाँ, जो द्रव्य है ना, जो स्वभाव है ना उसका, उसकी जो त्रिकाल सत्ता है ना, वो अन्वय है। और त्रिकाल सत्ता वो अन्वय है, वो द्रव्य है, वो अन्वय है। उसके साथ में वो प्रत्यंश है। तो जो प्रत्यंश है उसमें ही प्रत्यंश पूर्व और पश्चात की प्रत्यंश की अपेक्षा से, ठीक है, पूर्व और पश्चात दो लिए ना, ऊपर लिए थे वैसे, युगपत विनाश उत्पाद, तो फिर उसमें युगपत विनाश और उत्पाद घटित तो हो जाता है। उंगली का उदाहरण देकर के अपन ने बताया था है? कि ये उत्पाद और पूर्व पर्याय का विनाश, ये दोनों एक ही क्षण में घटित होते हैं ना। ऐसे ही इसमें, अब इसमें उंगली जो है वो प्रत्यमान है, वो अन्वय है, और इस अन्वय में ही वो पर्याय हो रही है समय समय। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा उपयोग को लगाना और इसको समझना भी है, इसमें अपना ज्ञान का अभ्यास होता है। समझ में आया? अपने को समय सार जी तो हाल समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें कठिनता है समझने में। तो पूर्व और पश्चात की प्रत्यंश की अपेक्षा से युगपत और युगपत विनाश और उत्पाद होता हुआ, प्राप्त होता हुआ भी वो वर्तमान कैसा है कि स्वभाव से अविनष्ट और अनुत्पन्न है। ख्याल में आया कि नहीं? वर्तमान कैसा है? स्वभाव से ही वो अनुत्पन्न है, माने वो उत्पन्न नहीं होता है और न उसका नाश होता है। उत्पाद विनाश किसका होता है? दो बातें आ गई इसमें। उत्पाद विनाश किसका होता है? पर्याय का उत्पाद विनाश होता है, नंबर एक। नंबर दो, कि वो उत्पाद विनाश युगपत होता है, क्रमशः नहीं होता है। क्या कहा? युगपत होता है, और दूसरा जो वर्तमान है, ठीक है, वो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, प्रत्यय और प्रतिमान एक ही उसमें है, एक ही साथ है वे। यहाँ तो भेद करके बता रहे हैं। वो जो वर्तमान है ना, वो उत्पाद व द्रव्य युक्त ही है, उसी की वो वृत्ति है जो उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है। जो गुण पर्यायात्मक है उसकी वो पर्याय है, और वो गुण पर्यायात्मक स्वयं द्रव्य ही है, वो वर्तमान ही है। वहां गुण और पर्याय का कोई भेद प्रत्यंश का और प्रतिमान का कोई भेद नहीं है। ऐसा उसको निरन्वय कहा, इसलिए काल पदार्थ निरन्वय ही क्यों ना हो, ऐसा कहते हैं। वह काल पदार्थ अवस्थित न हो, माने अवस्थित माने वो है, त्रिकाल है। अवस्थित का मतलब क्या है? त्रिकाल, त्रिकाल, त्रिकाल। देखो, वो अवस्थित अपन ने भी पढ़ा था ना 6 द्रव्यों में। काल द्रव्य अवस्थित है, वो आकाश द्रव्य अवस्थित है, धर्म द्रव्य अवस्थित है, अधर्म द्रव्य अवस्थित है, ठीक है, और काल द्रव्य भी अवस्थित है, लेकिन जीव पुद्गल वे अनवस्थित है। क्यों अनवस्थित है? क्यों? उनकी दशा बदलती रहती है, उनके प्रदेशों की दशा बदलती रहती है, ठीक है, और पुद्गल की भी बदलती रहती है और जीव की भी बदलती रहती है, दोनों की बदलती रहती है, तो वो अनवस्थित है। और यहाँ कहा काल पदार्थ अवस्थित न हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आशय जो उत्पन्न नहीं होता और जो जिसका विनाश नहीं होता, इसका मतलब काल पदार्थ यहाँ अवस्थित है का मतलब सदा काल है। यहाँ अवस्थित का मतलब ये हुआ वो सदा काल है। काल ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पर उसका अर्थ बताते हैं। देखो ज्ञानियों ने कितनी मेहनत की है कि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसकी टीका लिख दी। अब अपने जैसे अज्ञानियों को, कम बुद्धि वाले जीवों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने ब्रैकेट में भी जो आगे के ज्ञानी हुए, उन्होंने हमारे पर ऊपर करुणा करके और इसको ब्रैकेट में भी लिख दिया। काल पदार्थ के एक प्रत्यंश में भी उत्पाद और विनाश युगपत होते हैं, इसलिए वह निरन्वय अर्थात खंडित नहीं है। माने वो अंश अकेला नहीं है। प्रत्यंश अंश अंश कहा जा रहा है ना, तो अंश माने खंड, खंड माने जिस जो खंडित है उसको खंड कहा जाएगा, तो वो खंडित नहीं है। इसलिए स्वभावतः अवश्य ध्रुव है, अवस्थित है ना, वहां ये कहा ना। अब ध्रुव समझ में आ गया ना, माने वो सदा काल है, सदा काल है, सदा काल। इस प्रकार एक प्रत्यंश में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध हुआ। देखो लिखा है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बात बताई थी वो आचार्य देव ने यहाँ अंत में लिखी। इसलिए एक प्रत्यंश में काल पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो प्रत्यंश है तो वो तो एक समय की पर्याय हुई ना, तो वो पर्याय उस द्रव्य सहित ही है जिसका उत्पादन हो रहा है। ऐसी पर्याय है काल द्रव्य की, वो प्रत्यंश है, और वो प्रत्यंश अपने द्रव्य सहित ही, इसलिए पूरा काल पदार्थ कौन सा कहा जाएगा? तो द्रव्य और प्रत्यंश दोनों मिलाकर के काल पदार्थ है। ऐसा ही काल पदार्थ का स्वरूप है, ऐसा ही काल द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों भैया, क्या समझ में आया? काल पदार्थ का क्या स्वरूप है कि वो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप ही है। जैसे अन्य द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है, वैसे ही काल द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। आया समझ में? ऐसा सिद्ध हुआ। ये बार बार याद करना भैया। देखो हम अन्य द्रव्यों को भी याद करें तो उसमें अपना द्रव्य तो आएगी, द्रव्य का स्वरूप ऐसा है तो मैं भी द्रव्य हूं ना, तो मेरा भी ऐसे ही स्वरूप है ना, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, जिसमें उत्पाद जिसमें उत्पाद व्यय तो युगपत होते हैं। ये युगपत कैसे होते हैं ये भी समझ लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको समझे बिना हमें मतलब सम्यक दर्शन नहीं हो सकता भैया, ये समझ लेना। हाँ, हमें द्रव्य का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। हम पर्याय को न्यारा और द्रव्य को न्यारा ऐसा अलग अलग मानते रहेंगे। है? जैसे वो अन्य मत वाले ऐसा मानते हैं ना कि जैसे मैं तो ध्यान करता हूँ और जो मेरा ध्येय है वो सामने है। मैं ध्याता हूँ, ध्यान करने वाला हूँ, और ये मेरा ध्येय है। एक बिंदु को देखो तो दो न्यारे न्यारे हो गए ना। लेकिन यहाँ क्या है, अपने यहाँ के अंदर में क्या है? ध्याता भी मैं ही, ध्यान भी मैं ही, और ध्येय भी मैं ही। ध्यान में आएगा? जैसे वो अभेद है,
ऐसे यहाँ द्रव्य गुण पर्याय अभेद हैं, बिल्कुल कोई पर्याय न्यारी और द्रव्य न्यारा ऐसा है ही नहीं। ऐसा मैं पूरा द्रव्य हूं अंदर में, आया कि नहीं आया? ये बात नक्की हुए बिना सबसे पहले प्रथम में प्रथम ये नक्की करना है, फिर अपन समय साथ पढ़ेंगे, वो समझ में आएगा। और नहीं तो अपन अपनी कल्पना से पढ़ते हैं और कल्पना से पढ़ करके अपनी कल्पना में ही मान लेते हैं। ख्याल में आएगा नहीं? तो इस प्रकार एक प्रत्यंश में काल पदार्थ उत्पाद व द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब जैसे एक प्रत्यंश में, अभी जो पिछली गाथा 142 नंबर की थी, इसमें एक प्रत्यंश के द्वारा काल पदार्थ को उत्पाद व द्रव्यात्मक सिद्ध किया था। ठीक है, तो वो एक प्रत्यंश एक समय का है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा प्रत्यंश होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो सभी प्रत्यंशों में वो द्रव्य इसी प्रकार का है कि नहीं है? ख्याल में आया कि नहीं? ये प्रश्न हमारा है, उसको ही सिद्धि है यहाँ पर। हाँ जी, एक प्रत्यंश में काल पदार्थ उत्पाद व द्रव्य वाला सिद्ध किया है, उसी प्रकार सर्व प्रत्यंशों में काल पदार्थ उत्पाद व द्रव्य वाला है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अब यहाँ 143 नंबर की गाथा है, इसकी अपन पहले वाचन करेंगे और उसके पश्चात फिर इसकी टीका लेंगे। एगम्य संति समय संभवठिदिनासुरसन्निधाट्ठा समयस्य सर्वकालम् एष हि कालानुसभावो प्रत्येक समय जन्म विनाश अर्थो कारणे भवति सर्वदा आजबस काल। एक एक समय में उत्पाद, द्रव्य और व्यय नामक अर्थ काल के सदा होते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, एक बात अपन ने पहले पढ़ी थी, जहां द्रव्य सामान्य का स्वरूप चला था ना, 126 नंबर की गाथा तक। तो वो उत्पाद द्रव्य की उत्पाद व द्रव्यात्मकता की अखंडता, एकता बताने के लिए ये कहा गया था कि जो पर्याय हैं वे द्रव्यमय हैं, द्रव्य पर्यायमय है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक एक समय में उत्पाद, द्रव्य और व्यय, माने हर समय काल पदार्थ कब से है? अनादि से। अब अनादि में कितने समय हो गए? अनंतानंत समय हो गए। अब उनमें से एक एक समय, तो वो काल पदार्थ एक एक समय में उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, ध्यान में आया कि नहीं? ऐसे सभी द्रव्य ऐसे हैं, इस बात को सिद्ध किया था वहां, तो वो हर समय में उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अगर थोड़ा अपन ये विचार करें कि नहीं नहीं, वो हर एक समय में नहीं है, किसी समय में हो, किसी समय में नहीं हो,
तो इसका मतलब वो द्रव्य का स्वरूप खंडित हो गया, वो अखंड नहीं रहा। फिर वही पर्याय अलग और द्रव्य अलग ऐसा हो जाएगा। ध्यान में आया कि नहीं? लेकिन उस चतुष्टय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखें तो वस्तु बिल्कुल अभिन्न अखंड पड़ी हुई है ना अपने में। उसका द्रव्यपना, उसका क्षेत्रपना, उसका कालपना, उसका भावपना, सब। काल्पना माने समय समय जो पर्याय हो रही है वो उसी में है ना, द्रव्य के साथ में अभेद है ना, उसका क्षेत्र भी उसी में अभेद है ना, उसका भाव, उसका स्वरूप भी उसमें अभेद है ना। ऐसा द्रव्य है क्या भैया? समझ में आया कि नहीं आया? ओम प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य क्षेत्र और काल भाव उसी वस्तु में ही है, उसी के अंदर परमाणु है। हाँ, एक ही वस्तु। आपने क्या बोला था? द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से परमाणु। हाँ, उसके अंदर अच्छा वो उसमें उसमें दिया है 12 भावना में, उसी से बोला है आपने। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से परमाणु सहित है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अर्थ हुआ भैया, काल का मतलब पर्याय है, क्षेत्र मानो उसके असंख्यात प्रदेश, द्रव्य मानो उसकी अनंत गुणात्मकता। यही तो द्रव्य है ना, अनंत गुणों का समूह है ना। तो असंख्यात प्रदेश माने जो भी द्रव्य जैसा भी हो, काल द्रव्य तो एक प्रदेश ही है तो उसके एक प्रदेश में है, और जीव द्रव्य है तो वो असंख्यात प्रदेशी वाला है, और पुद्गल है तो एक प्रदेश, दो प्रदेश, बहुत प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश। ध्यान में आएगा ना? तो उन प्रदेशों में, उस क्षेत्र में वे अनंत गुण वहां रहते हैं, ठीक है। और उनमें एक एक समय उसमें उत्पाद में चल रहा है, उसमें अवैध में उसमें कोई प्रदेश उत्पाद व्यय से खाली नहीं है, कोई गुण उत्पाद व्यय से खाली नहीं है। क्या कहा? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और फिर भाव माने उसका जो स्वभाव है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव है, उद्गल जड़ स्वभाव है, स्पर्श रसगंध वाला स्वभाव वाला है? आकाश द्रव्य जो है वो अवगाहन हेतुत्वपना है, धर्म द्रव्य ऐसा है, धर्म ऐसा ऐसा मन कर ले उसमें। लेकिन उन चार द्रव्यों से भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक मुख्य रूप से तो जीव और पुद्गल इन दोनों का वो करना है। ध्यान में आया भैया? क्या बोला? द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ में आया कि नहीं आया? ओ असंख्यात प्रदेशों में उत्पाद व्यय, एक एक प्रदेश में उत्पाद व्यय, एक समय का एक उत्पाद व्यय, दूसरे समय में दूसरा उत्पाद व्यय, तीसरे समय में तीसरा उत्पाद व्यय। कहा? असंख्यात प्रदेशों में। ये असंख्यात प्रदेश कैसे हैं? अनंत गुणात्मक है, ठीक है। अनंत गुणात्मक होना ये द्रव्यत्व, ठीक है। असंख्यात प्रदेश होना एक क्षेत्रत्व, हर समय उत्पाद होना ये कालत्व, और उसका जो अपना स्वरूप है, जो भी है, जो भाव है, ठीक है, वो उसका भावत्व। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभेद अखंड ऐसा द्रव्य है। ख्याल में आएगा? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये भी अपने में ऐसा पड़ा हुआ है, और इसमें साथ में रहने वाला, संयोग में रहने वाला जो जीव द्रव्य है वो भी ऐसा पड़ा हुआ है। दोनों न्यारे न्यारे अपने अपने चतुष्टय को लिए विराजमान है। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ये अस्तित्वमयी वस्तु है, ऐसा ऐसा समझना भैया। बताओ मुझे आप, अगर इसमें किसी को कोई शंका हो
कोई कुछ और कहीं पढ़ा हो, किसी और विद्वान से कुछ सुना हो, तो बताना भी हमने उनके मुख से ऐसा सुना था। कोई बताए ऐसा द्रव्य का स्वरूप है भाई, ऐसा मैं हूँ, ये चेतन द्रव्य ऐसा अंदर है। तो जैसा अंदर में एक एक द्रव्य है ना, ऐसा मेरा द्रव्य, ऐसे ही यहाँ काल द्रव्य की बात चलेगी। एक एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य नामक अर्थ काल के सदा होते हैं। हर एक द्रव्य के होते हैं, काल के भी होते हैं। अरे वो सदा काल अपने ज्ञान में, चिंतन में, विचार में रहना चाहिए भाई, हमारी धारणा में रहना चाहिए, हमारे श्रद्धा में आ जाना चाहिए। यही तो उसका आनंद है। आया कि नहीं आएगा? पहले तो धारणा बने कि ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है। धारणा के बिना श्रद्धा नहीं होगा। अवग्रह या अवाय धारणा मत ज्ञान के भेद है ना, हो ही नहीं सकता, ऐसा समझना। होगा क्या, हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। धारणा ऐसा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा द्रव्य है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ऐसा ये पुद्गल है, ऐसे 6 द्रव्य है, ऐसा बार बार ख्याल में आया। स्वचतुष्ट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसके स्वरूप को समझना, उससे अभेद है, ऐसी वस्तु है। आया समझ में? तो वैसे ही यहाँ काल द्रव्य है, यही कालाणु का सद्भाव है। देखो, सद्भाव माने सत्ता। सद्भाव का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? ये कालाणु की सत्ता है, सद्भाव माने। समझ में है? कई कई जगह पर ये शब्द है सद्भाव सत्ता के अर्थ में। ये लिखा है, ये देखो, लिख भी दिया है आगे ब्रैकेट में है वो। यही कालाणु के अस्तित्व की सिद्धि है, लिखा है, अस्तित्व की सिद्धि है, सत्ता है उसकी, ऐसी। ठीक है। काल पदार्थ के सभी वृत्यांशों में उत्पाद व द्रव्य होते हैं। जो काल पदार्थ है, वो जितने प्रत्यंश हैं उसकी, प्रत्यंश माने वो पर्याय, हाँ जी, उस पर्याय में एक एक समय होने वाली एक एक पर्याय में, एक एक प्रत्यंश में उत्पाद व द्रव्यात्मकता है। वो प्रत्यंश उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, वो प्रत्यंश उसके साथ में ही है, उसके साथ में ही है। उसी को उसने ओढ़ा हुआ है, उसी को उसने पहना हुआ है, उसी में वो रमण करता है, उसी में रहता है। एक एक प्रत्यंश, क्या कहा, समझ में आया ना? एक एक प्रत्यंश कहाँ रहता है, किसमें रहता है, किसको ओढ़ता है, किसको पहनता है। हाँ, वो उत्पाद व द्रव्यात्मकता है ना, उसी में, उसी में, उसी के भीतर, उसी के भीतर, उसमें रहता है। सभी प्रत्यंशों में उत्पाद व द्रव्य होते हैं, क्योंकि 142वीं गाथा में जैसे सिद्ध हुआ है, तदनुसार एक प्रत्यंश में वे देखे जाते हैं। एक प्रत्यंश भी उत्पाद व द्रव्यात्मक है ना, उसमें देखे जाते हैं ना। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में स्पष्ट रूप से जाना है, देखा है भैया, ये सर्वज्ञता की महिमा है, तो उन्होंने ऐसा देखा है, जो कि अरूपी द्रव्य है, अरूपी वस्तु है। और कालाणु एक प्रदेशी है, अरूपी है, और एक एक समय उसका एक एक प्रत्यंश होता है, और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्व के बिना नहीं हो सकता। हाँ, समझ में आया ना? देखो, अभी जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को अभेद अखंड बताया था,
अब उसी वस्तु में उसी वस्तु की जो पर्याय होती है, वे पर्याय तो विशेष हैं, ठीक है, और वो द्रव्य स्वयं में सामान्य है। अनंत चतुष्टय स्वचतुष्टय रूप एक एक द्रव्य, अपने अपने चतुष्टय रूप एक एक द्रव्य, वो तो उसका सामान्य है, और उसमें उसमें से हमने एक का भेद कर दिया। इस गुण का एक भेद करें तो वो विशेष हो जाएगा। विशेष माने भेद, भेद करना। तो जब हम उसी में से पर्याय की बात करें, इसका मतलब हम विशेष की बात करें, ठीक है। अब तो जो विशेष है वो बिना सामान्य के कैसे हो सकता है? जो स्वचतुष्टयात्मक काल द्रव्य है, उसकी एक एक प्रत्यंश वो विशेष है उसका, ठीक है। तो वो पहले सामान्य है, तब उसकी विशेष की बात की। तो वो विशेष सामान्य के बिना नहीं हो सकता है, एक वस्तु का स्वरूप है। यही काल पदार्थ के सद्भाव की सिद्धि है, और इसी से काल पदार्थ के सद्भाव की सिद्धि होती, उसके अस्तित्व की सिद्धि होती। क्योंकि यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं, विशेष अस्तित्व माने पर्याय का, परिणमन का, और सामान्य माने वो पूरी उत्पाद में द्रव्यात्मकता, वो सामान्य जिसमें सब गर्भित है, उत्पाद व्यय द्रव्य सब गर्भित है ना, ठीक है। वो पारणमिक भाव रूप है जिसमें सब गर्भित है। पंडित साहब ने लिखा है मोक्ष में प्रकाशित जी में, शायद निश्चयवासी के पुराण में आया है, जिसमें सब गर्भित है ना, वो पारणमिक भाव है। समझ में आ गया ना? ये मोक्ष में प्रकाशक भी समझ में नहीं आता, मैंने कई बार बोलता हूँ। पारणमिक भाव, पारणमिक सब गर्भित है उसमें, सब गर्भित है माने ये गुण गुण भेद, पर्याय भेद सब गर्भित है उसमें, प्रदेश भेद सब गर्भित है। ख्याल में वो पारणमिक भाव है, जब वो अनादि अनंत है तो पारणमिक भाव ऐसा कहते हैं। फिर उसमें हम उसमें एक पर्याय को उठा करके देखते हैं, एक गुण को उठा करके देखते हैं, ये उसका भेद हो गया। वस्तु पारणमिक भाव रूप है, और वो फिर उस एक जो उठाए हमने वो विशेष हुआ, उसी को परिणाम कहते हैं, उसी को पर्याय कहते हैं। आया समझ में? यहाँ करें, यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्व के बिना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते। हाँ, विशेष विशेष का अस्तित्व है और सामान्य का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व तो है, तो वो विशेष का अस्तित्व है तो बिना सामान्य के कैसे हो सकता है? तो वे अस्तित्व के बिना किसी भी प्रकार माने जो उसकी सत्ता, अस्तित्व माने जो अनादि अनंत है, तो उसकी अनादि अनंतता नहीं हो तो विशेष और सामान्य सिद्ध कैसे होंगे? ध्यान में है ना? उसका अनादि अनंतता होनी चाहिए। अस्तित्व का मतलब ये है, यहाँ अस्तित्व का मतलब क्या समझना? अनादि अनंतता। अब जब वो अनादि अनंत है तो द्रव्य सामान्य से अनादि अनंत उत्पाद का द्रव्यात्मक, तो उसमें विशेष भी समय 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 अनादि अनंत है। क्या ना है? इसका मतलब वो काल पदार्थ जो एक काल पदार्थ है वो अनादि अनंत है, और उसमें हर समय वृत्ति हो रही है, ठीक है। हर समय का एक प्रत्यंश है, और वो प्रत्यंश भी अनाद से है और अनंत काल तक रहने वाला है। तो सभी प्रत्यंशों में काल पदार्थ अनवय सहित ही है, इस बात की सिद्धि हो। आ गया समझ में? अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब काल पदार्थ के अस्तित्व की अन्यथा अनुपपत्ति होने से, अर्थात काल पदार्थ का अस्तित्व
अन्य किसी प्रकार नहीं बन सकने के कारण उसका प्रदेश मात्रपना सिद्ध करते हैं। अब ये और सिद्ध करते हैं, जो काल पदार्थ माने अस्तित्व तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया, उत्पाद द्रव्यात्मक, ठीक है, लेकिन वो काल जो है वो एक ही प्रदेश वाला है, ये और सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो अपन यहाँ इसको गाथा को पढ़ते हैं और फिर अन्वयार्थ पढ़ेंगे, ठीक है, हम कर लेंगे। जस्सण संति पदेशा पदेश में तम तच्चदो नादुम सुन्नम जानतमत्थम अत्थंतर भूतमथिदो जे अने नव प्रदेश न एक परमार्थ थी अर्थ जानो शून्य केवल अन्वय अर्थ है, जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक भी प्रदेश परमार्थतः ज्ञात नहीं होते, उस पदार्थ को शून्य जानो, जो कि अस्तित्व से अर्थांतरभूत है। क्या कहते हैं कि कोई भी पदार्थ हो जिसका अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो उसके प्रदेश जरूर होने चाहिए, चाहे वो भले ही अनंत प्रदेशी हो, असंख्यात प्रदेशी हो, दो प्रदेशी हो, संख्यात प्रदेशी हो, या एक प्रदेशी हो, प्रदेश तो उसका होना चाहिए। अगर प्रदेश नहीं है तो प्रदेश के बिना के पदार्थ की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, वो तो शून्य हो जाएगा। ये बता रहे हैं, जिस पदार्थ के प्रदेश अथवा एक प्रदेश भी परमार्थतः ज्ञात नहीं होते, माने नहीं जाने जाते। देखो, ऐसा हमें तो ज्ञात नहीं होते तो कोई बात नहीं, जितने पदार्थ हैं सब में 6 सामान्य गुण है ना। बोलो भाई नवीन भाई, बताओ कितने गुण है सामान्य, कौन कौन से? प्रदेश, ठीक है, 6 सामान्य गुण, उसमें एक प्रमेय नाम का गुण है। अब इन सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, द्रव्यत्व गुण क्या है, अवस्तुत्व गुण क्या है, प्रदेशत्व गुण क्या है, ऐसा करके। तो वो परिभाषा भी याद करनी चाहिए, वो समझनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना, बार बार रिपीट करना ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। तो प्रमेयत्व की परिभाषा क्या है? जो किसी ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, शाबाश। प्रमेय का मतलब सामान्य बन ज्ञेय, और ज्ञेय किसे कहते हैं? ज्ञेय की सीधी परिभाषा है, जो ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हो उसका नाम ज्ञेय है। ज्ञेय, ज्ञ 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 शब्द है ना, ज्ञ शब्द जो है वो ज्ञ अक्षर, क्षत्रज्ञ ऐसा बोलते हैं ना, अपन बचपन में पढ़ते थे। तो ज्ञ शब्द जो है वो ज्ञान का द्योतक है, ज्ञान को बताने वाला है। ज्ञ माने ज्ञान है, अज्ञ विज्ञ ऐसा कहा जाता है। अज्ञ माने जो नहीं जानता, विज्ञ माने जो विशेष जानता है। ऐसा ज्ञ 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 धातु से ही बने हैं वैसा, ठीक है। तो अब ज्ञ से ज्ञान, और ज्ञेय माने जो ज्ञान का विषय बनने योग्य है वो भी, ठीक है।
जैसे अपन देखो ऐसे दर्शक और दृश्य, इसमें क्या अंतर है साहब? दर्शक किसको कहते हैं? देखने वाले, अर्थात जो देखने का करता है वो दर्शक। का लगा ना, तो का माने करता, तो देखने का जो करता है वो दर्शक, और दृश्य माने जो देखने में आने योग्य है वो दृश्य। इस शब्दों की बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें, ये भी अपने को जाननी चाहिए। हाँ, ऐसे ही ज्ञ माने ज्ञान, और ज्ञ से ज्ञ बना तो मानो वो जानने योग्य, ज्ञान के द्वारा जो जानने योग्य है उसे ज्ञ कहा। तो उसे प्रमेय कहो या ज्ञ कहो, ठीक है। और जो जानने वाला है ना उसे प्रमाण कहते हैं। ज्ञान माने प्रमाण, ठीक है। तो अब वो जो ये अपना है क्या नाम को काल द्रव्य, वो एक प्रदेशी है, ठीक है। तो ये भैया हमारे ज्ञान का विषय तो बनता नहीं है, तो वो ज्ञेय है क्या नहीं है? हाँ, कि ज्ञेय है। क्यों है? तो कोई से भी ज्ञान का विषय बनना चाहिए, हमारे ज्ञान का विषय बने न बने, तो किसके ज्ञान का विषय है? केवल ज्ञान का विषय है। तो केवल ज्ञान द्वारा वो जाना जाता है ना। ज्ञात होता है ऐसा लिखा है ना, ज्ञात नहीं होते ऐसा लिखा है ना। मतलब केवल ज्ञान में नहीं जाने गए, बस ज्ञान के विषय नहीं बनता है। कैसा विषय नहीं बनता है? कि वो प्रदेश बिना का ऐसा कोई द्रव्य ज्ञान का विषय बनने वाला नहीं, माने ज्ञान में जाना ही नहीं गया है वो। क्या भैया समझ में आया ना? जो क्योंकि ज्ञान में जो भी जाने गए हैं वे सबके सब प्रदेश वाले ही जाने गए हैं। उसका अस्तित्व, इसका मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है, इसलिए वो अस्तित्व से अर्थांतर है, ऐसा लिखा ना। अन्य है माने वो उसका है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व शून्य है उसका, ऐसा आशय है। इससे ये सिद्ध हुआ कि काल द्रव्य भी, काल पदार्थ भी, और नहीं तो कम से कम एक प्रदेश वाला तो होना चाहिए, भले ही उसे अप्रदेशी कहा जाता है, लेकिन ये भी तो भगवान ने देखा है ना, भगवान ने उसे अप्रदेशी बताया है, ठीक है। क्योंकि उसके प्रदेशों के प्रचय नहीं है, त्रियक प्रचय नहीं है ना, ऊर्ध प्रचय तो है, लेकिन त्रियक प्रचय उसके नहीं देखा गया है, जाना गया। हाँ, लेकिन वो प्रदेश वाला हो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कम से कम एक प्रदेश तो होगा, ये आशय है। तो इस प्रकार से अपन ने ये चर्चा की है, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।